नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेस वाला के प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 16 फरवरी 2026 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि क्या क्या न्यूज चर्चा में रहा था। आरबीआई का पीसीए पॉलिसी क्या है, बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ है वो क्या है। इसके साथ साथ अन्य स्टेट का भी न्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके डिटेल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 में बांग्लादेश के ऐतिहासिक चुनाव में किस पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। इसका ऑप्शन है अवामी लीग, बीएनपी, जमाते इस्लाम और नेशनल सिटीजन पार्टी। इसका सही आंसर है बीएनपी, यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इसका फुल फॉर्म है बीएनपी का, और बीएनपी वहाँ पे जीत अभी हासिल की है। इसका अगर डिटेल देखें तो बांग्लादेश, इसका सही आंसर क्या है, बीएनपी ही है। बांग्लादेश में यानी कि बीएनपी जो है 209 सीट हासिल किया है, ठीक है, जबकि वो 150 सीट ही थ्रेशोल्ड लिमिट था मेजोरिटी साबित करने के लिए। उस 150 सीट में 151 सीट हासिल करना था, जबकि 209 सीट उन्होंने जीत हासिल की है। बहुत बड़ा विक्ट्री है ये, ठीक है। इस पार्टी का लीडर कौन है, तो तारिक रहमान है। उन्होंने ही इस पार्टी को लीड किया था, तारिक रहमान, ठीक है। जबकि जमाते इस्लाम सेकंड पार्टी रहा था, जो कि 68 सीट हासिल किया है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिजल्ट में, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि हाल ही में 13 फरवरी 2026 को गिफ्ट सिटी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, यानी कि हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द गिफ्ट सिटी। कब, तो 13 ऑफ फरवरी 2026। ऑप्शन है मुकेश अंबानी, उदय कोटक, एन चंद्रशेखरन और दीपक पारेख। इसका सही आंसर क्या है, उदय कोटक, यानी कि बी इसका सही आंसर है। उदय कोटक को गिफ्ट सिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। गिफ्ट सिटी क्या होता है, तो मैं आपको बता दें कि गिफ्ट का मतलब होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक गिफ्ट का फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। ये कहाँ पे है, गुजरात में है, आप इसे देख सकते हैं। गुजरात और क्यों चर्चा में रहा, तो आपको बता दें थोड़ा स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और करंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिए कि गुजरात का गवर्नर जो है आचार्य देवव्रत है, और सीएम कौन है, भूपेंद्र पटेल है। भूपेंद्र पटेल कौन है, सीएम है, जबकि आचार्य देवव्रत क्या है, गवर्नर है। इसको आप याद रखिए। दूसरा ये भी याद रखिए कि गुजरात दो चीज़ का प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है। वो कौन कौन सा, तो पीनट और कॉटन। कॉटन और पीनट दो ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे गुजरात सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। गुजरात का कुछ स्कीम भी चर्चा में रहा है पिछले साल। उसमें से है श्रमिक बेसहारा स्कीम, जो कि गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। दूसरा स्कीम है कि जन सुरक्षा सेटिस्फेक्शन कैंपेन, गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा ही। उसके बाद है वतन प्रेम योजना। वतन प्रेम योजना गुजरात गवर्नमेंट का ही है, ठीक है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ये भी कौन है, किसका, तो गुजरात गवर्नमेंट का ही है। कुछ जीआई टैग है, जैसे घर चोला, ट्रेडिशनल ये हैंडीक्राफ्ट है, जो कि गुजरात का ही है, जिसको जीआई टैग मिला है। अजरक प्रिंट गुजरात का ही है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है ये खास करके, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ मधुबनी पेंटिंग एक खास रीजन मधुबनी से ओरिजिन हुआ है, उसी तरीका से अजरक प्रिंट एक है जो कच्छ से ओरिजिन हुआ है, गुजरात का ही है, उसको जीआई टैग मिला है। कच्ची खाड़े, यानी कि डेट्स है जिसको गुजरात गुजरात में ही है, उसको भी जीआई टैग मिला है। इसके अलावा गुजरात कुछ और कारण से फेमस रहा है। न्यूज में रहा था कि सेकंड स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि यूसीसी लागू करने वाला दूसरा स्टेट गुजरात ही रहा था। पहला कौन था, उत्तराखंड था। कंट्रीज फर्स्ट बॉर्डर विलेज टू रन अ सोलर एनर्जी, कौन सा विलेज है, वो विलेज है मसाली। क्या नाम है, मसाली विलेज है, जो कि गुजरात में ही है। उसके बाद है कि विच विलेज ऑफ द कच्छ डिस्ट्रिक्ट एज द स्टेट ऑफ फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, तो गुन्नेरी। गुन्नेरी गुजरात में ही है, जो फर्स्ट विलेज है बायोडाइवर्सिटी साइट बना है। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट सेमी कंडक्टर पॉलिसी, गुजरात ही है। उसके बाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है, अहमदाबाद, जो कि गुजरात में ही है। इन सब कारण से गुजरात पिछले साल कुछ कुछ चर्चा में रहा था। इसको आप देख सकते हैं एक झलक में, ठीक है ना। फर्स्ट रिवीजन में अगर बताएं तो गुजरात क्यों चर्चा में रहा था,
तो कुछ जीआई टैग के कारण, कुछ प्रोटेक्शन के कारण और कुछ जो है स्कीम के कारण में। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। गुजरात का राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। तो पीनट और कॉटन में प्रोटेक्शन में आगे है और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा और कुछ गुजरात चर्चा में रहा था। जैसे आपको पता होगा कि 2025 का पद्म भूषण अवार्ड विभूषण अवार्ड मिला था टोटल 7 आदमी को। उस 7 में से एक था मिस्टर कुमुद्दीन रजनीकांत लाखिया। ये आर्ट्स से मतलब आर्ट्स में दिया गया था इनको, ये गुजरात से ही है। पद्म भूषण मिला था टोटल 19 को, जिसमें से पंकज पटेल जो कि ट्रेड और इंडस्ट्री से रिलेटेड है, गुजरात से ही है। पद्मश्री टोटल 113 पर्सन को दिया गया था, उसमें चंद्रकांत सोमपुरा जो कि आर्किटेक्ट है गुजरात के ही हैं ये। ठीक ना। गुजरात स्टेट ऑफ यूनिटी के लिए भी फेमस है। इसका हाइट कितना है? 182 मीटर, यानी कि 557 फीट, 597 फीट या बोलिए 182 मीटर बोलिए, इसका हाइट है ये। ठीक ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। कहाँ पे लोकेटेड है? तो नर्मदा रिवर के बगल में लोकेटेड है। ठीक ना। इट इज़ द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड है। इट इज बिल्ड बाय L&T कंपनी के द्वारा बनाया गया था। इसका आर्किटेक्चर था राम भी सुतार। ठीक ना, ये इसका आर्किटेक्चर था। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। What is the primary focus of area of maritime security cooperation in BIMSTEC? यानी कि BIMSTEC में समुद्री सुरक्षा सहयोग जो है का मुख्य केंद्र कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन है साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल, पैसिफिक ओशन और रेड सी। तो आप इसे ऑप्शन से भी छाट सकते थे। BIMSTEC से है तो बे ऑफ बंगाल ही है इसका मैरीटाइम सुरक्षा सहयोग में। इसका क्या आंसर है, मतलब इसका डिटेल देख लेते हैं। तो BIMSTEC का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? बे ऑफ बंगाल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, ये BIMSTEC का फुल फॉर्म है। आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे, बे ऑफ बंगाल द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, यानी कि BIMSTEC इसका फुल फॉर्म है। ठीक है ना। ये क्या है? रीजनल ग्रुपिंग है जिसका फॉर फोरकास्टिंग कोऑपरेशन बिटवीन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। ठीक ना, यानी कि साउथ और साउथ ईस्ट जो एशियन कंट्री है उसके आपस में सहयोग के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। इसमें कौन कौन सा कंट्री है? तो बांग्लादेश है, भूटान है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल रीजन। BIMSTEC और क्यों चर्चा में रहा था? तो छठा BIMSTEC सम्मेलन जो हुआ था 2025 में बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में हुआ था। ठीक ना। इसका थीम था प्रोस्पेरस रिसाइलेंट एंड ओपन BIMSTEC। ठीक है ना। इसका आउटकम क्या था, मतलब क्या क्या रिजल्ट आया था इस सम्मेलन से? एडॉप्शन द बैंकॉक विजन 2030 और एग्रीमेंट ऑन द मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन। ठीक ना, ये इसका आउटकम था। BIMSTEC और क्यों चर्चा में रहा था? तो थर्ड BIMSTEC एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग 2025 का हुआ था। कहाँ पे? काठमांडू में हुआ था जो कि नेपाल में है। BIMSTEC समिट ऑन द वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट 2025 हैदराबाद यानी कि इंडिया में हुआ था। उसके बाद है कि वेयर द BIMSTEC यूथ समिट 2025 यानी कि युवा समिट 2025 BIMSTEC का कहाँ पे हुआ था? 7 से 11 फरवरी 2025 में, तो वह गांधीनगर में हुआ था। याद रखिएगा कि युवा समिट BIMSTEC का गांधीनगर में हुआ था। आगे है कि वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड हैदराबाद में हुआ था, जबकि एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग BIMSTEC का काठमांडू में हुआ था। अलग अलग पर्पज से अलग अलग जगह पे इसका मीटिंग होते रहता है। Which country assumed the chairman of the BIMSTEC for the next 2 years on April 4, 2025? यानी कि 4 अप्रैल 2025 को किस देश को BIMSTEC का आगामी 2 साल के लिए मेजबानी करने का अधिकार दिया है? तो वो बांग्लादेश है। यानी कि बांग्लादेश आगामी 2 साल तक BIMSTEC को होस्ट करेगा, मतलब चेयरमैनशिप करेगा ये। ठीक ना।
तो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक का एक मैप थोड़ा सा देख लेते हैं। यही है बिम्स्टेक का कंट्री कौन कौन सा है। नेपाल है, भूटान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, इंडिया तो है ही, बांग्लादेश है, उसके बाद बे ऑफ बंगाल का पूरा रीजन, कंट्री के रूप में नहीं, ये एरिया के रूप में शामिल है इसमें। म्यांमार है और थाईलैंड है, ठीक ना, और श्रीलंका, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए बे ऑफ बंगाल इसका कोर सेक्ट मतलब एरिया है, इसलिए इसका फुल फॉर्म ही शुरू होता है बे ऑफ बंगाल से। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन फील्ड ऑफ द डिजिटल पेमेंट द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क इज प्राइमरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय होम, यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्शन एक्शन जो है ये मुख्य तौर पर किसके द्वारा ये स्टेप लिया जाता है। ऑप्शन है सेबी, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रॉम्प्ट एक्शन ये लेता है कब, जब मान ली कोई बैंक एनपीए में जा रहा है, कंटिन्यू उसका एनपीए बढ़ते ही जा रहा है, उससे डेब्ट रिकवरी नहीं हो रहा है, ठीक है, या उसका ग्रोथ रेट कम है, तब ये आरबीआई कुछ गाइडलाइन उसको देती है। जैसे गाइडलाइन में क्या क्या दे सकती है कि अपना एनपीओ को सुधारने के लिए अननेसेसरी ब्रांच को एक्सपेंशन नहीं करना है, ये गाइडलाइन दे सकती है। तो इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड एक फ्रेमवर्क है जिसका नाम है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ये आरबीआई बैंकिंग के ऊपर लागू करती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आरबीआई होगा। आप देख सकते हैं कि ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है, इसमें ये लिमिट कर दिया कि थ्रेशोल्ड 1 क्या है, थ्रेशोल्ड 2 क्या है, थ्रेशोल्ड 3 क्या है, अलग अलग स्टेप पे आरबीआई गाइडलाइन देते रहती है, ठीक ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लें कि CRAR, ठीक ना, ये कितना होना चाहिए, तो ये मिनिमम 50% होना चाहिए। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है कि अगर आपका 12 से 15 तक अगर जाता है तो ये थोड़ा सा चिंताजनक है। फिर थ्रेशोल्ड 2 क्या क्या है कि बिटवीन 9 to 12% कर दिया। थ्रेशोल्ड 3 क्या है कि बिलो 9%। अगर 9% से कम जाता है किसी भी कीमत पे तब आरबीआई एक्शन लेती है, ठीक ना। कैपिटल एडुकेशन क्या है, मिनिमम 10% होना ही चाहिए, जो कि आरबीआई का गाइडलाइन है, लेकिन 6% से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अगर 6% से ज़्यादा कम है तो फिर आरबीआई अपना गाइडलाइन उस पर जारी करती है। ये सारी चीज़ आरबीआई इसी में देती है, क्या नाम है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में, ठीक है ना। इस फ्रेमवर्क का नाम प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिसेंटली डिस्कस्ड राम जल सेतु लिंक परियोजना, ठीक ना। राम जल सेतु परियोजना इज इसेंशियली रिवाइज्ड एंड रीनेम्ड वर्जन ऑफ विच ओल्ड रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, यानी कि पहले से ओल्ड मतलब दो नदी का प्रोजेक्ट था, उसका नाम चेंज करके राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट कर दिया है। आपको बताना है कि वो कौन सा प्रोजेक्ट था पहले से। तो इसका ऑप्शन है केन बेतवा लिंक परियोजना, दूसरा है कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट, तीसरा है कि पार्वती पार्वती काली सिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट, और चौथा है कि दमन गंगा पिंजाल लिंक परियोजना। तो इसका सही आंसर है पार्वती कालिदास चंबल लिंक प्रोजेक्ट, ये था ओल्ड नाम, इसी का नाम बदल करके राम जल सेतु लिंक परियोजना कर दिया है। ये कहाँ पे है, तो राजस्थान में है, ठीक ना, राजस्थान का दो नदी है, ये ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट है कि हु ऑन द प्रेस्टिजियस एल्बम ऑफ द ईयर, यानी कि एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला था रिसेंटली, जो 68th ग्रैमी अवार्ड 2026 जो कि लॉस एंजलिस में हुआ था वहाँ पे, यानी कि ग्रैमी अवार्ड 2026 लॉस एंजलिस में दिया गया, उसमें एल्बम ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है और किस लिए मिला है, अगर ये बताना हो तो। ऑप्शन है क्रेंड्रिक लमार, दूसरा ऑप्शन है देवी तिराड़, मास फोटोज, बैड मनी, और जो तीसरा ऑप्शन है विंड फ्लावर जो कि बैल इलिस है, बिली इलास, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन है शॉर्ट एंड स्वीट। इसका ऑप्शन है 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ इसका सही आंसर होगा। 20,000 करोड़ कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन के लिए मिला है। इसका डिटेल थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन। तो अलग अलग इंडस्ट्री से कार्बन
निकलते रहता है, कार्बन एक इमिशन होते रहते हैं। तो गवर्नमेंट का ये पॉलिसी है कि उस कार्बन को कैप्चर करके उसका हम या तो स्टोरेज कर लें या फिर हम यूज कर लें। ये कैसे हम यूज कर सकते हैं, कार्बन से क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, तो आपको थोड़ा सा एक नज़र हम दिखाते हैं आखिर क्या है ये। तो आप देखिए कि सिंपल वर्ड में अगर समझे तो कोल पावर प्लांट इमिट CO2, ये तो पता है आपको कि कोई भी कोल पावर प्लांट है वो CO2 को इमिट करता है। Instead of releasing it in the atmosphere, the gas is captured, compressed and stored deep underground in the depleted oil and gas field। यानी इसको एटमॉस्फेयर में छोड़ने से अच्छा है उसको हम कैप्चर करके, ठीक है ना, या तो हम स्टोर कर लें, ठीक है ना, या फिर हम ऑयल और गैस फील्ड जिस एरिया तक में है वहाँ तक हम उसको पहुँचा दें, ठीक ना, या हम कुछ केमिकल प्रोडक्ट बना लें या फ्यूल बना लें या फिर बिल्डिंग मटेरियल बना लें। जैसे कैसे बनता है, आप CO2 में हाइड्रोजन गैस मिला दीजिए तो आपको मेथेनॉल बन जाएगा। आप CO2 में एमोनिया मिला दीजिए, आपका यूरिया बन जाता है। आप CO2 में क्या कीजिए तो ग्रीन हाइड्रोजन मिला दीजिए तो प्रोड्यूस, इससे क्या होता है कि यूजिंग सोलर एंड वाइन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक ना, वी गेट सिंथेटिक डीजल और एविएशन फ्यूल मीथेन, ठीक ना, हम इसे सिंथेटिक डीजल प्राप्त कर सकते हैं जो कि एविएशन में यूज होता है अगर हम CO2 में ग्रीन हाइड्रोजन मिला दें तो। इस तरीका से क्या है कि CO2 को हम यूज कर सकते हैं। दूसरा CO2 का क्या यूज है, और कि आप देखिएगा क्या कि सीमेंट इंडस्ट्री में CO2, जैसे लाइम स्टोन में अगर हम CO2 मिला देते हैं, ठीक ना, तो ये क्या होता है कि एक हार्ड मटेरियल बन जाता है जो कार्बोनेट के फॉर्म में होता है। और कार्बोनेट ओरिजिनली क्या होता है कि प्योर फॉर्म, मतलब ये कंपेरेटिवली क्या होता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ठीक ना, अगर CO2 मिला देने से। तो वही है कि CO2 रिएक्ट विद मिनरल, किसी भी मिनरल में अगर हम CO2 मिला देते हैं तो बिकम मोर सॉलिड एंड मोर सॉलिड कार्बोनेट फॉर्म में, वो ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो CCU यही इनिशिएटिव है कि कार्बन कैप्चर स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। गवर्नमेंट इस बार 20,000 करोड़ रुपये इसको अलॉट किया है इस स्कीम के तहत। अब इसके लिए क्या है कि नया नया टेक्नोलॉजी लाया जाएगा, नया नया प्लांट लाया जाएगा। इस इन्वेस्टमेंट से क्या होगा कि हम इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी ला सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज भी आ सकता है, मल्टीपल सेक्टर में इसका बेनिफिट मिल सकता है हमको, ठीक ना। तो CCU क्या है कि कैप्चर CO2 फ्रॉम द फैक्ट्री और पावर प्लांट, स्टोर करना है अंडरग्राउंड में, ठीक है ना, और यूज इट टू मेक यूजफुल प्रोडक्ट। यानी कि CCU का 3 फॉर्म है, क्या क्या, कैप्चर करना है, स्टोर करना है और यूज करना है। कैप्चर, स्टोर एंड यूटिलाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, ठीक ना। क्या क्या, कैप्चर करना है, स्टोरेज करना है और यूटिलाइजेशन करना है। यही 3 को मिला करके CCU बना है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसका एक वीडियो हम जरूर डिस्कस करेंगे इस पर कि CCU इनिशिएटिव क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन यूनियन बजट 2020-26-7 व्हाट इज द टोटल आउटले फॉर द बायोफार्मा शक्ति स्कीम। बायोफार्मा रिलेटेड शक्ति स्कीम है, इसके लिए कितना बजट अलॉटेड है 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ आपको याद रखना है। बायोफार्मा रिलेटेड शक्ति एक स्कीम है उसके लिए है, ठीक है। 10,000 करोड़ का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर द रिसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन महाराष्ट्र हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसको बनाया गया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन है सुप्रिया सुले, रोहिणी खड़से, उसके बाद है सुनेत्रा पवार और प्रफुल्ल पटेल। इसका सही आंसर क्या है, सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का क्या बनाया गया है, उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, क्योंकि पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनने जा रही है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या है, सुनीता पवार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली जनवरी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसको प्रदान किया गया है, ठीक है, इन कैटेगरी व्हिच अथॉरिटी वाज सेलेक्टेड। ऑप्शन है ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, फिर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। NDRF किसको दिया गया है ये सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार। इसका ऑप्शन है सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी SSDMA को मिला है ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडियन पब्लिक रिसेंटली व्हिच इंटरनेशनल अवार्ड वाज कन्फर्ड अपॉन इंडियन पब्लिक हेल्थ
स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुब्बैया रेड्डी। सुब्बैया रेड्डी को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ऑप्शन है नोबेल पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ हैंड हाइजीन एक्सपर्ट अवार्ड और WHO ग्लोबल हेल्थ अवार्ड। इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बेस्ट हैंड हाइजीनिक एक्सपर्ट अवार्ड इसको मिला है। किसको? तो भारतीय डॉक्टर है डॉक्टर सुब्बैया रेड्डी, ठीक ना, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन वोमेन क्रिकेट इन व्हिच इंग्लिश लीग डिड ऑलराउंडर नेट अचीवर बर्न क्या है नॉट साइबर ब्रंड मेक हिस्टोरिकल बाय स्कोरिंग एन अनबीटन 100 ऑफ 57 बॉल, यानी कि 57 बॉल में 100 रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है? मतलब किस लीग की, मतलब जो बनाया है नट सर्वर बर्न, ये किस प्रीमियर लीग से रिलेटेड है? द हिंदुस्तान लीग, वोमेन प्रीमियर लीग, वोमेन्स कंट्री लीग और सुपर वुमेन क्लासिक। तो ये है वोमेन्स प्रीमियर लीग से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली द इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एग्रीमेंट हैज बीन रिफर्ड बाय व्हाट नेम इन द पब्लिक डिस्कशन, यानी कि भारत यूरोपीय संघ की हालिया व्यापारिक समझौता किस नाम से चर्चा में है? तो ऑप्शन है सुपर डील, मेगा ट्रांस अटलांटिक पैक्ट, मदर ऑफ ऑल डील और बियॉन्ड टैरिफ एग्रीमेंट। तो इसका ऑप्शन है मदर ऑफ ऑल डील, यानी कि अभी आपको पता होना चाहिए कि FTA हुआ है यूरोपियन यूनियन के साथ और इंडिया के साथ में, इसमें बहुत सारा डील है, इसलिए इसको नाम दिया गया है मदर ऑफ ऑल डील का, ठीक है ना, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हम बिहार से रिलेटेड हैं। बिहार का कुछ स्कीम है जो करंट अफेयर में चर्चा में पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार गवर्नमेंट का है, चीफ मिनिस्टर प्रतिज्ञा स्कीम बिहार गवर्नमेंट का है, CM गुरु शिष्य प्रबंधन स्कीम जो है वो बिहार गवर्नमेंट का ही है, विवाह मंडप स्कीम बिहार गवर्नमेंट का है, महिला संवाद अभियान बिहार गवर्नमेंट का है। ये बिहार गवर्नमेंट का कुछ कुछ इनिशिएटिव है, इसको आप याद रखिएगा। 26वां दिव्य कला मेला कहाँ पे? पटना में आयोजित हुआ था, ठीक ना, पटना। इसके साथ ही पहला स्टेट बिहार है जहाँ पे स्टार्ट ई वोटिंग सिस्टम बिहार में ही है, यानी कि बिहार पहला स्टेट है जहाँ पे ई वोटिंग स्टार्ट किया गया है। बिहार गवर्नमेंट इनोग्रेटेड स्टेट फर्स्ट ड्राई पोर्ट कहाँ पे? बिहटा में बना है जो कि पटना में है। कंट्रीज फर्स्ट ट्रांसजेंडर एसआई कौन बनी है? मानवी बंधु कश्यप जो कि बिहार की है। देश की पहली ट्रांसजेंडर एसआई है, ठीक ना, ये बिहार की है। बिहार का कुछ स्कीम आपको याद रखना है। हम अब नेक्स्ट स्लाइड से कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो से कि एक स्लाइड बिहार स्पेशल का होगा ही होगा, उसमें हम बिहार स्पेशल कुछ न्यूज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और कुछ न्यूज है जैसे हम उसको देख लेते हैं कि बिहार इलेक्शन 2025 हाल ही में ख़त्म हुआ था, जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ा पार्टी बन के कौन निकला था? भारतीय जनता पार्टी 89 सीट के साथ, JDU 85 सीट के साथ, लोक जनशक्ति पार्टी 19 सीट के साथ, हिंदुस्तान आवाम लीग जो कि जीतन राम मांझी का है 5 सीट और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4 सीट। ये सब आप याद रखिएगा क्योंकि अभी हाल ही में बिहार इलेक्शन हुआ है। बिहार का कोई भी एग्जाम हो ये आपसे पूछा ही जाएगा, आपको याद रखना है। इसके अलावा महागठबंधन में अगर सबसे बड़ा पार्टी है तो 25 सीट के साथ कौन है? राष्ट्रीय जनता दल है। उसके बाद कांग्रेस का है 6 सीट, ये सबसे बड़ा हाल है। CPI लिबरेशन का 2 सीट, CPIM का 1 सीट और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का 1 सीट, ये सब है। अब अपोजिशन में कौन है अभी? तो राष्ट्रीय जनता दल ही है 25 सीट के साथ, इतना चाहिए ही था, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। आप अगर करंट अफेयर का वीडियो कंटिन्यू चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जहां पे हम आपको अपडेट वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।